जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। जिस मतलब murder of a 26-year-old veterinary doctor who was returning from work day before yesterday at about 9 p.m. Thereafter, her body was found a few kilometers away, and this entire area is near the Shamshabad, the Rajiv Gandhi International Airport of Hyderabad. This was discovered on Thursday morning. The last phone call made by this veterinarian doctor that suggests that she was alone there and she was feeling scared. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. हैदराबाद, इंडिया, एक ऐसा शहर जिसकी कुल आबादी एक छोटी कंट्री के बराबर है। यहाँ हर साल 8,000 से भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। जहाँ एक तरफ इन क्राइम्स को रोक पाना लगभग नामुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ आधे से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स या तो ट्रैफिक में स्टक है या फिर VIPs के प्रोटेक्शन में। लेकिन इतने सारे क्राइम्स होने के बावजूद भी ये शहर कभी किसी के लिए नहीं रुका। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को रोक दिया, और एक पल के लिए पूरे देश की आंखें हैदराबाद पर थी। और ये एक ऐसा क्राइम था जिसने पूरे हैदराबाद को झंझोड़ के रख दिया था। नवंबर 2019, शामशाबाद टाउन, हैदराबाद। हर रोज की तरह दिशा सुबह 8 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गई थी। कोलोर विलेज के स्टेटन हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट वेटनरी सर्जन के रूप में काम करने वाली 26 साल की दिशा उस दिन भी शाम 5:30 बजे अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन एक स्किन इन्फेक्शन के चलते उसे गच्चीबौली के ओलिविया क्लिनिक में कॉस्मेट ट्रीटमेंट के लिए जाना था, इसलिए वो शाम 5:50 पर घर से अपनी स्कूटी लेके निकलती है। दिशा ने ब्लू कलर की जीन्स, ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसको उसने एक ब्लू कलर की डॉटेड चुन्नी से ढका हुआ था। क्योंकि घर से क्लिनिक तक का रास्ता एक हाईवे के थ्रू था, इसलिए उसने अपनी स्कूटी टोंडोपल्ली टोल प्लाजा के पास एक सर्विस रोड पर पार्क कर वहां से एक टैक्सी ली और क्लिनिक के लिए निकल गई। रात को करीब 9:22 पे उसने अपनी बहन भाव्या को कॉल कर बताया कि उसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है एंड वो टोल प्लाजा के पास खड़ी है। लेकिन वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसकी स्कूटी पंक्चर्ड थी। ऐसी सिचुएशन में किसी भी लड़की का घबराना आम बात थी, जिसपे भाव्या ने उसे स्कूटी को वहीं छोड़ एक ऑटो कर घर आने की सलाह दी। लेकिन दिशा ने उसे बताया कि 4 लोग उसके पास खड़े हैं जो दिखने में ट्रक ड्राइवर लग रहे हैं एंड उसकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसमें से ऑलरेडी एक ड्राइवर उसकी स्कूटी लेके जा चुका है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, दिशा की डर के मारे घबराहट बढ़ती जा रही थी एंड उसकी ये घबराहट देख भावे ने उसे टोल प्लाजा रूम के पास खड़े होने को बोला और काम पे बिजी होने की वजह से बाद में बात करने को कहा और फोन कट कर दिया। यही वो आखिरी पल था जब दिशा की बात उसकी बहन से हुई थी। रात 10 बजे भावे ने उसे कॉल कर पूछना चाहा, पर दिशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस बात की खबर जब भावे ने अपनी माँ को दी तो माँ को चिंता सताने लगी और उन्होंने तुरंत दिशा के पिता को इस बारे में बताया। दिशा के पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। घर से लेके टोल प्लाजा तक उसे हर जगह ढूंढा गया। पूरे रास्ते का ऐसा कोई ही कोना बाकी होगा जहाँ उसे ढूंढा न गया हो। और 1 घंटे तक दिशा को खोजने के बाद जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो दिशा के पेरेंट्स उसकी बहन समेत रात 11:20 पे RGIA पुलिस स्टेशन पहुंचे और दिशा की फोटो दिखाते हुए उन्हें सारी बात बताई। पुलिस ने पहले तो कंप्लेंट रजिस्टर करने में आनाकानी करी और एक पेट्रोलिंग कार भेजते हुए टोल प्लाजा वाले एरिया को चेक करने को बोला। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दिशा का
कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा था। रात 2 बजे दिशा के पिता ने पुलिस को जब रिटर्न कंप्लेंट लिखकर दी तो आरजीआई पुलिस स्टेशन ने एफआईआर ना दर्ज करते हुए उन्हें शामशाबाद पुलिस स्टेशन जाने को बोला। एंड रात करीब 3:10 पर शामशाबाद पुलिस ने एफआईआर नंबर 480/2019 के तहत उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि दिशा के पेरेंट्स के 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी कंप्लेंट 3 बजे रजिस्टर करी गई, जो ये साफ दर्शाता था कि कंप्लेंट रजिस्टर करने में ही 4 घंटे का डिले था। और ऐसी सेंसिटिव सिचुएशंस में ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल माना जाता है, जिसको पुलिस ने अपनी लापरवाही की वजह से गवा दिया था। पुलिस ने दिशा के पेरेंट्स और उसकी बहन को घर जाने के लिए बोला, पर किसी को क्या पता था कि अगली सुबह इस रात से भी ज्यादा काली होने वाली थी। अगले दिन यानी कि 28 नवंबर 2019 सुबह करीब 7 बजे पेट्रोलिंग पर घूम रहे शादनगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने थाने में कॉल कर बताया कि चतनपल्ली गांव के पास अंडरपास ब्रिज के नीचे एक फीमेल की जली हुई डेड बॉडी मिली है। बॉडी कितनी बुरी तरीके से जल चुकी थी, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता था जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने शादनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करते हुए उनकी मेडिकल टीम को क्राइम स्पॉट पे आके ही पोस्टमार्टम करने को बोला। बेरहमी से की गई हत्या और दरिंदगी की कहानी बयां कर रही थी कि वह लाश दिशा की थी। और जब घर वालों को बुलाया गया तो उन्हें भी लाश के पास ऑरेंज कलर की शर्ट के टुकड़े और गले में पहने गणेश वाले लॉकेट से कंफर्म हो गया था कि यह लाश उनकी अपनी बेटी की है। घर वालों की मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। और जब ये खबर मीडिया में फैली तो गांव की बेटी का ये हश्र देख हर किसी के दिल में गुस्सा भर चुका था। हर आंख में आग थी और जुबान पर बस एक ही सवाल, केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर करी हैं जिन्हें देख आपको शर्म भी आएगी और गुस्से से आपका खून भी खौल उठेगा। हैदराबाद की बेटी के साथ हुई बर्बर घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इसलिए पूरे देश में गुस्से का माहौल था और गुस्साए लोगों के दिल में बस एक ही बात थी कि गुनहगार पकड़ा जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए कि कभी कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर पाए। और पुलिस के ऊपर इस केस को लेके प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने तुरंत टोंडापल्ली टोल प्लाजा पे जाके वहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें उन्हें एक ट्रक रात 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक उसी जगह पे पार्क हुआ दिखा जहां दिशा ने अपनी स्कूटी पार्क करी थी। और उसी फुटेज में पुलिस को एक शख्स करीब 10:30 बजे उसकी स्कूटी लेके जाता हुआ भी दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक की डिटेल्स निकलवाते हुए ट्रक के ओनर का पता किया तो मालूम पड़ा ये ट्रक श्रीनिवास रेड्डी के नाम पे रजिस्टर है। पुलिस ने श्रीनिवास रेड्डी को कॉल कर तुरंत आरजीआई पुलिस स्टेशन आने को कहा। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब श्रीनिवास रेड्डी से पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसके ट्रक पर 27 तारीख की रात को 4 लोग थे और जब टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने 2 लोगों को पहचानते हुए एक का नाम जोलू शिवा और दूसरे का नाम जोलू नवीन बताया। श्रीनिवास रेड्डी इस केस में एक अहम कड़ी थे क्योंकि वही एक अकेले शख्स थे जिसको चारों के बारे में पता था। एंड उसने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि यही 4 लोग हैं जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को तेलंगाना के जैकलेर एंड गुंडीकला गांव में भेजा जहां वह 4 लोग रहते थे और घटना के सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से बाकी 2 लोगों में से एक का नाम था मोहम्मद आरिफ एंड दूसरे का नाम था चिंता कुंता चेन्नकसवल्लू। अब ये केस यहाँ तक जितना सुलझा हुआ लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि कभी कभार जो हमें दिखाया जाता है वो हमारी आंखों का धोखा और जो नहीं दिखाया जाता वही सच होता है। और इस केस में मैं आगे जो भी बात करूँगा उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और पुलिस और श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा कोर्ट को दी गई स्टेटमेंट्स पे भी गौर फरमाइएगा। श्रीनिवास रेड्डी के अकॉर्डिंग उन्हें शामशाबाद पुलिस स्टेशन से
28 तारीख की रात 9:30 बजे कॉल आया, जिस पे उन्होंने 10 बजे स्टेशन पहुंच के चारों आरोपियों को आइडेंटिफाई किया एंड 11 से 12 बजे के बीच अपना स्टेटमेंट देते हुए वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि श्रीनिवास रेड्डी ने 29 तारीख की रात को 12:30 बजे अपना बयान दिया। और बस इतना ही नहीं, केस डायरी नंबर 784 ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग पुलिस ने श्रीनिवास रेड्डी को 3 CCTV फुटेज दिखाई, जिसमें उसने एक्यूज को आइडेंटिफाई किया। पहली वीडियो टोंडोपोली टोल प्लाजा की थी, दूसरी ग्राम पंचायत ऑफिस एंड तीसरी कोठूर पुलिस स्टेशन। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने उसे 7 से 8 CCTV फुटेज दिखाई, जिसमें से उसने जोलू शिवा को पेट्रोल पंप वाली क्लिप में आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये थी कि केस डायरी के अकॉर्डिंग पुलिस ने खुद पेट्रोल पंप वाली फुटेज को 29 तारीख की सुबह 7:20 पे कलेक्ट किया था, लेकिन श्रीनिवास रेड्डी ने 28 तारीख को ही पेट्रोल पंप वाली वीडियो से शिवा को कैसे आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता था कि पुलिस और श्रीनिवास रेड्डी की स्टेटमेंट्स मिसमैच थी एंड इसका मतलब ये था या तो पुलिस झूठ बोल रही थी या फिर श्रीनिवास रेड्डी। पुलिस के ऊपर मीडिया और लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे देश में लोग बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। पुलिस ने कोर्ट से चारों एक्यूज्ड के रिमांड की रिक्वेस्ट करी ताकि केस में और इन्वेस्टिगेशन हो सके। रिक्वेस्ट अप्रूवल होने के बाद पुलिस ने स्टेशन के अंदर ही चारों एक्यूज्ड का मेडिकल करवाया, जिसके जवाब में ये कहा गया कि पुलिस स्टेशन के बाहर 50 से 60 हजार लोग थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं था एक्यूज्ड को मेडिकल वाली जगह पे लेके जाना। यहाँ पे भी गौर करने वाली बात ये थी कि केस डायरी में पुलिस ने 50 से 60 हजार लोग बताए थे, जबकि कोर्ट में उन्होंने इसी नंबर को 5 से 6 हजार बताया। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर मेडिकल होने के बावजूद भी चारों एक्यूज्ड की रिपोर्ट में बस यही आया कि सभी लोग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि दिशा का इन्हीं चारों ने किया था। और इनफैक्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दिशा की डेड बॉडी के पास एक शराब की बोतल पाई गई थी, जिसपे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने फिंगरप्रिंट होने का दावा किया था, लेकिन उन फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग भी एक्यूज के फिंगरप्रिंट से नहीं कराई गई। पुलिस ने 2 दिसंबर 2019 को कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सजनर से परमिशन मांगी कि एक्यूज्ड को सेफ हाउस में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि गुस्साए लोगों को पता था कि एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन के अंदर है, जो कि ना सिर्फ एक्यूज्ड के लिए खतरे की बात थी बल्कि पुलिस वालों के लिए भी सेफ नहीं था। बाद में कोर्ट ने VC सजनर से जब परमिशन अप्रूवल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस तक ये बात पहुंची थी, लेकिन उन्होंने परमिशन को अप्रूवल नहीं दिया था। इस पूरे केस में एक बात तो साफ थी, जिस तरीके से पुलिस ने इस केस में हर क्रूशियल एविडेंस को इग्नोर किया, साथ साथ ना सिर्फ पुलिस की स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने विटनेस श्रीनिवास रेड्डी को भी पहले से ही सब कुछ पढ़ाया हुआ था। कहानी में आगे कुछ ऐसे पहलू सामने आने वाले थे जिसे सुन आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पुलिस के द्वारा रचा गया एक ऐसा जाल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 5 दिसंबर 2019 चारों एक्यूज्ड को मिर्जागुड़ा के रवि गेस्ट हाउस में मूव कराने के बाद भी पुलिस ने उनसे कोई इंटेरोगेशन नहीं करी, जबकि पुलिस ऑलरेडी 2 दिन गंवा चुकी थी एक्यूज्ड को कस्टडी में लेने के बाद। लेकिन केस डायरी नंबर 784/2019 के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड ने 29 नवंबर 2019 को अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने दिशा की बॉडी के पास झाड़ियों में उसका सामान छुपाया था। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि इस कन्फेशन के बाद भी पुलिस के पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, और जब 29 तारीख को इनिशियल इंटेरोगेशन में ही एक्यूज्ड ने कन्फेशन कर दिया था तो सेम डे ही क्राइम स्पॉट वाली जगह को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। जवाब में पुलिस ने फिर एक कहानी बनाते हुए कहा कि उस दिन स्टेशन के बाहर भीड़ बहुत होने के कारण पुलिस चारों एक्यूज्ड को घटना स्थान पर नहीं ले जा सकी एंड प्रेशर में आके उन्होंने एक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर 2019 पुलिस सुबह 3:30 पे रवि गेस्ट हाउस से चतनबली गांव के लिए निकलती है। स्पॉट पे पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी नरसिम्हा रेड्डी ने गड्ढा खोदना शुरू किया, जहां उन्हें दिशा का सामान मिला, लेकिन उसी टाइम मोहम्मद आरिफ ने नरसिम्हा को धक्का मारते हुए उनके लेफ्ट साइड से गन छीन ली
और उनकी आंखों में मिट्टी फेंक भागना शुरू कर दिया। वहीं बाकी एक्यूज ने भी दूसरे पुलिसकर्मी की गन निकालते हुए भागना शुरू कर दिया एंड फायरिंग भी करी। पुलिस के बार बार रोकने पे भी चारों एक्यूज नहीं माने, जिसके बचाव में पुलिस ने काउंटर फायरिंग शुरू कर दी और कुल 5 मिनट चली पुलिस और मुजरिम की इस मुठभेड़ में पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया। लेकिन यहाँ पे भी शॉकिंग बात ये थी कि एक्यूज्ड के द्वारा की गई फायरिंग में भी पुलिस के किसी भी ऑफिसर को गोली नहीं लगी, ना ही कोई मेजर इंजरी हुई। जहाँ एक तरफ इस खबर के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था और पुलिस की वाह करी जा रही थी, वहीं दूसरे तरफ मरने वालों के घरों में मातम छा गया था। नहीं मालूम यार क्या तो कर ला घर मेरे बेटा गया गलत है सही है गलती तो ఇంత గాన మా అమ్మ చిన్న వయసు పెళ్లి చేసుకుని సమ్మర్ గిట్లా సార్ మా ఆయన నేను చంపిన అన్ని తీసుకెళ్ళి पर अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये सच में जस्टिस है या फिर पुलिस के द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश। इस केस में मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 387 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने के बाद इस केस से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुन आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस का रचा रचाया खेल था। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि पुलिस का ये काला सच सबके सामने आ सके। सेक्शन 41D ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर आरोपी के पास ये राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से वकील चुन सके एंड अरेस्टिंग ऑफिसर की भी ड्यूटी होती है एक्यूज को इस राइट के बारे में बताना। लेकिन इस केस में दोनों ही नहीं किए गए। एफआईआर की टाइमिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जो एफआईआर सुबह 8:30 बजे लिखी गई थी वो कोर्ट तक शाम 4:30 बजे पहुंची, जबकि कोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। 8 घंटे लग गए सिर्फ एफआईआर भेजने में। और जब कोर्ट ने पूछा कि डिले का रीजन क्या था तो किसी के पास जवाब नहीं था। किसी ने कहा याद नहीं, किसी ने कहा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिले को डेलिबरेट कहा, मतलब जानबूझ के डिले किया गया था ताकि स्टोरी तैयार की जा सके। जहां एक तरफ पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि मेडिकल पुलिस स्टेशन में हुआ, वहीं दूसरी तरफ सेकंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टर्स ने एक्यूज्ड को 12:30 से 1 बजे के बीच एग्जामिन किया। लेकिन केस डायरी में लिखा था कि डॉक्टर 1 बजे आए थे, मतलब मेडिकल होने का टाइम डॉक्टर के आने से पहले लिखा गया था। और जब मेन ऑफिसर से पूछा गया कि आपने 1 बजे लिखा लेकिन रिपोर्ट में 12:45 है, तो उन्होंने कहा मैंने बस अंदाजे से लिखा था। इतने सीरियस केस में जहां 4 लोगों की जिंदगी दाव पे थी, वहां अंदाजे से रिपोर्ट लिखना क्या ये एक्सेप्टेबल है? और पुलिस ने बताया कि एक्यूज्ड को 29 तारीख को ही उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पे अरेस्ट किया गया था। लेकिन केस डायरी में लिखा गया कि एक्यूज्ड का सामान 30 तारीख को रिकवर किया गया। अगर 29 को एक्यूज्ड ने कन्फेस कर दिया था तो उसी दिन रिकवरी क्यों नहीं हुई? और शॉकिंग तो ये था कि मुठभेड़ में की गई फायरिंग के बाद भी सभी एक्यूज्ड को चेस्ट में गोली लगी, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने सबको सामने खड़े होकर गोली चलाई हो। केस में एक और विटनेस अब्दुल रऊफ ने बताया कि चारों आरोपियों को पुलिस ने हाथ से पकड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि किसी को भी हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। एंड ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स को हैंडकफ्स ना लगाना ये साफ दिखाता है कि पुलिस ने पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई थी। पर ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे न जाने और कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस केस में और पुलिस की स्टेटमेंट्स में। पर सवाल अब यहाँ सिर्फ दिशा का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसने इंसाफ देने से ज़्यादा मुंह बंद रखने को तरजीह दी। जिन्होंने सवाल उठाए उन्हें दबा दिया गया और जो चुप रहे उन्हें सच बताया गया। कहानी तो वही रही, बस चेहरे बदलते रहे। पुलिस ने गुनाहगार बताकर 4 लोगों को मार दिया बिना सबूत, बिना ट्रायल, और पूरा देश तालियां बजाने लगा। लेकिन अगर ये एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो क्या ये सच कभी सामने आता? क्या आज भी हम उसी पुलिस की कहानी पर भरोसा करते जो हर बयान में खुद ही उलझती रही? इंसाफ कोई तमाशा नहीं होता और ना ही भीड़ का इमोशनल डिसीजन।
ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की हार है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम आज भी चुप रहेंगे? क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल हमारा नाम भी बस किसी रिपोर्ट में मृत लिखा जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास ना सिर्फ पुलिस से बल्कि इस देश में रहने वाले लोगों से भी उठ गया। जहां एक तरफ पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लोग इंसाफ चाहिए कि तख्तियां लिए सड़क पर उतर आए थे, हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही नाम था। लेकिन इसी देश में उसी वक्त गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट कहती है दिशा को साइट्स पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दिशा को साइट्स पर सर्च किया। सोचिए, एक लड़की जिसकी ज़िंदगी छीन ली गई, उसे इंसाफ देने से पहले हमने उसकी इज्जत को भी नीलाम कर दिया। हमारी संवेदना 2 मिनट की स्टोरी बन चुकी है और हमारी सोच 2 क्लिक की गंदी हसरत। इस देश में बलात्कारी सिर्फ वही नहीं है जो हमला करता है, बल्कि वो भी है जो किसी की तकलीफ को तमाशा बनाकर सर्च करता है। और यही हमारे समाज की खौफनाक सच्चाई है। मैं पिछले कई दिनों से दिन रात इस केस पर काम कर रहा था, चाहे वो रिसर्च के बाद स्क्रिप्टिंग हो या फिर एडिटिंग। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये मेरे दिल से निकली एक कोशिश थी सच्चाई को सामने लाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर उस सच्चाई को आवाज़ दे सकें जो आज भी दबाई जा रही है।